स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई अनंत पर। और आज हम लोग ब्रिटिश कनकेस्ट ऑफ मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है वो शुरू होता है ईयर 1767 में और ये 1769 तक वॉर चलता है। अब इस वॉर के बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हैदर अली था वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी डेवलप कर लेता है, बना लेता है और सदर्न इंडिया के बहुत सारे रीजन्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जैसे कि बिदनूर, कैनरा, सेरा, मालाबार एंड सुंडा। एंड अपनी आर्मी की ट्रेनिंग में हैदर अली को किनकी सपोर्ट मिल गई थी? फ्रेंच लोगों की सपोर्ट मिल गई थी। तो फ्रेंच लोगों के सपोर्ट से इनने अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दिलवाई और इसके कारण क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि हैदर अली काफी स्ट्रांग रूलर है और इसकी ताकत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अपनी आर्मी को फ्रेंच लोगों की हेल्प से ये ट्रेनिंग दे रहा है, तो हमको बढ़ती हुई ताकत को रोकना होगा हैदर अली की। तो दोस्तों, कोर्स ऑफ द वॉर की अगर बात करें तो जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स जो थे, फिलहाल अभी जो ब्रिटिशर्स हैं इनको हम बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, इन्होंने मराठास की हेल्प ली और निजाम ऑफ हैदराबाद की हेल्प ली और ये तीन लोगों ने मिलकर क्या किया? मैसूर के ऊपर जंग छेड़ दी। हैदर अली बहुत एबल था, है ना, तो उसने क्या किया? मराठास को अपने साथ मिला लिया और निजाम को भी अपने साथ मिला लिया विद द हेल्प ऑफ हिज स्किलफुल डिप्लोमेसी। मतलब उसकी डिप्लोमेसी की हेल्प से उसने मराठास को और निजाम को अपने साथ मिला लिया। ही पेड द मराठास टू टर्न देम न्यूट्रल। मराठास को कुछ अमाउंट वो पे कर देता है ताकि मराठास क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, मतलब किसी के भी बीच में वो दखल नहीं देंगे, ना अंग्रेजों के बीच में ना हैदर अली के बीच में। वॉर कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन। और इसी तरीके से लड़ाई चलती रहती है, लेकिन उसका कोई हल निकल कर नहीं आता है। हैदर ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला, क्योंकि लड़ाई चल रही थी, कोई मतलब निकल नहीं रहा था इस वॉर का। तो हैदर अली ने अपनी स्ट्रेटजी को बदल दिया और वो सडनली कहाँ पहुंच गया? सीधे मद्रास पहुंच गया और मद्रास पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। अब रिजल्ट इसका ये निकल के आता है कि अंग्रेज बिल्कुल तैयार नहीं थे मद्रास में, और जैसे ही हैदर अली वहां पहुंच के हमला करता है तो क्या होता है? बहुत पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मद्रास में एंड इंग्लिश वाज फोर्स्ड टू कंक्लूड अ वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी विद हैदर ऑन अप्रैल 4 1769। ठीक है, और हैदर अली के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ता है और बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वहां पे वो करते हैं, जिसको यहाँ पे नाम दिया है ट्रीटी ऑफ मद्रास, 4 अप्रैल 1769 को, एंड विच ब्रॉट एन एंड टू द वॉर। और फाइनली इस ट्रीटी ऑफ मद्रास से क्या होता है? अंग्रेजों की हार होती है, और साथ ही साथ ये जो वॉर चल रहा था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, इसका भी क्या होता है? अंत होता है। द कंकर्ड टेरिटरीज वर रिस्टोर्ड टू ईच अदर। अंग्रेजों ने और हैदर अली ने एक दूसरे की जीती हुई जितनी भी जगह थी उनको एक दूसरे को वापस कर दिया। एंड ये भी इनने एग्री किया कि आगे से जब भी किसी के ऊपर भी कोई अगर दूसरा हमला करेगा तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट, ट्रीटी ऑफ मद्रास। कुछ बातों पे कुछ शर्तों पे दोनों ने क्या किया? समझौता किया। अब काफी समय तक शांति बनी रहती है दोस्तों, लेकिन फिर स्टार्ट हो जाते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। द ईयर वॉज 1780 एंड ये वॉर कब तक चलता है? 1784 तक चलता है, लगभग 4 साल। 1780 टू 1784 द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। लेट अस सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस वॉर। तो इसका बैकग्राउंड क्या था उसको देखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि मराठास क्या करते हैं? मैसूर पे हमला कर देते हैं 1771 में। अभी हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, हम 10 साल पहले के करीब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी वॉर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो हम काफी पहले की बात कर रहे हैं। तो ईयर 1771 में मराठास ने मैसूर पे अटैक किया। लेकिन जैसा कि जो अभी ट्रीटी हुई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, तो उसमें यह बोला गया था कि अगर मैसूर हो या ब्रिटिशर्स का कोई भी एरिया हो, उस पर कोई भी हमला करेगा तो एक दूसरे की मदद करी जाएगी। लेकिन क्या होता है जब मराठास अटैक करते हैं मैसूर पे 1771 में, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? ट्रीटी को ऑनर नहीं करते हैं, द ट्रीटी ऑफ मद्रास की कोई बात नहीं मानते हैं और हैदर अली की मदद नहीं करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट हैदर अली की जो टेरिटरी थी उस पर मराठास अपना कब्जा कर लेते हैं और हैदर अली को शांति बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मराठास को 36 लाख रुपए देने पड़ते हैं और साथ ही साथ एनुअली ट्रिब्यूट देने के लिए हैदर अली को मानना पड़ता है। किसको? मराठास को एनुअली वो क्या करेगा? ट्रिब्यूट देगा। ट्रिब्यूट मीन्स कुछ पैसा वो हर साल मराठास को दिया करेगा। एंड इसके कारण क्या होता है? हैदर अली जब सोचता है कि अंग्रेजों ने मुझे धोखा दिया, मेरी मदद नहीं करी, तो हैदर अली बहुत गुस्से में आ जाता है। नाउ हैदर अली स्टार्टेड हिटिंग द
ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब मराठास ने हमला किया मैसूर पे 1771 में, तो ट्रीटी की कोई बात नहीं मानी और हैदर अली को सपोर्ट नहीं किया। अब आगे क्या होने वाला था, अब आगे ये होता है कि जो अंग्रेज थे वो माहे पर हमला कर देते हैं। एंड माहे वाज एक्चुअली अ फ्रेंच पोजीशन, मतलब यहाँ पे फ्रांसीसियों का काफी दबदबा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी ये फ्रांस के लोगों के लिए। एंड ये जो माहे नाम की जो जगह थी, ये हैदर अली के टेरिटरी का एक हिस्सा थी। तो अगर आप माहे पर अटैक कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपने कहीं ना कहीं हैदर अली को कमजोर समझ के हैदर अली पे ही अटैक कर दिया है। एंड फाइनली हैदर अली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द इंग्लिश इन 1780। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोर्स ऑफ द वॉर। तो इस वॉर के बीच में क्या क्या होता है। हैदर अली जो हैदर अली था वो एक अलायंस बना लेता है, ठीक है, निजाम और मराठास के बीच में, एंड ब्रिटिशर्स को हरा भी देता है, कहां पे, आरकोट में। हैदर अली की लेकिन क्या होती है, 1782 में मृत्यु हो जाती है, और हैदर अली को आगे अब जो कंटिन्यू करने वाला था वो था उसका बेटा जिसका नाम था टीपू सुल्तान। तो मैसूर स्टेट की अगर हम बात करें तो दो ही रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब दो ही रूलर हैं इंडिपेंडेंट मैसूर को अगर हम लोग देखें, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। आगे यहाँ पे बताते हैं कि जो हैदर अली था उसको तो पोर्टो नोवो में सर आयरे कूट ने हरा दिया था, ठीक है, और इससे भी क्या हो गया था, जो वॉर था वो इनकंक्लूसिवली एंड हो गया था विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मतलब कोई ऐसा हल निकल कर नहीं आया और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ये वॉर खत्म हो जाता है। तो रिजल्ट में हमने यही देखा कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो गई 11 मार्च 1784 में। एंड दोनों पार्टीज जो थी उन्होंने एग्री कर लिया कि आप अपने अपने द्वारा कैप्चर करी गई टेरिटरीज को एक दूसरे को वापस कर दें और प्रिजनर्स को भी एक दूसरे को वापस कर दें। इस तरीके से एंड होता है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का। इसके बाद हम बात करेंगे द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर विच वाज फॉट बिटवीन द ईयर 1790 टू 1792। इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इस समय तक क्या बताया गया हमको यहाँ पे कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने रिलेशंस को काफी अच्छा कर लिया था, इम्प्रूव कर लिया था हैदराबाद के निजाम से भी और मराठास के साथ भी। टीपू सुल्तान इनके पिता के मृत्यु के बाद पूरा मैसूर पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा मैसूर का कंट्रोल अब टीपू सुल्तान के हाथों में था, और टीपू सुल्तान की मदद करी गई थी फ्रेंच लोगों के द्वारा उनके मिलिट्री रिसोर्सेस को इम्प्रूव करने के लिए। टीपू सुल्तान ने जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में बोला गया था कि एक दूसरे के जो इन लोगों ने प्रिजनर्स को कैप्चर किया, जो टेरिटरीज को कैप्चर किया है वो वापस करना होगा, तो टीपू सुल्तान ने प्रिजनर्स को वापस करने से मना कर दिया। And Tipu declared war on Travancore in 1789। टिपू सुल्तान ने क्या किया था कि ट्रावनकोर पे हमला कर दिया, और ट्रावनकोर किसकी फ्रेंडली स्टेट थी, ब्रिटिशर्स की फ्रेंडली स्टेट थी, ठीक है। और 1790 में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने टिपू सुल्तान के ऊपर वॉर छेड़ दिया। अब हम बात करेंगे कोर्स ऑफ वॉर के बारे में। तो अगर हम कोर्स ऑफ वॉर के बारे में बात करें तो टिपू को क्या होता है, इसके जो वॉर का जो फर्स्ट फेज था उसमें हार मिलती है। द टिपू was defeated in the first phase of the war and his forces had to retreat, और उनको वापस आना पड़ता है। लेटर द इंग्लिश एडवांस टुवर्ड्स टिपू's कैपिटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड टिपू हैड टू बार्गेन फॉर पीस। मतलब यही बताया गया है कि जो इस वॉर की अभी हम बात करें अगर, तो टिपू सुल्तान को हार मिलती है और टिपू सुल्तान को बार्गेन करना पड़ता है शांति बनाए रखने के लिए। तो इसकी अगर रिजल्ट की बात करें तो 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टीपू को अपना आधा किंगडम अंग्रेजों को देना पड़ता है, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग, बारामहल, ठीक है। तो इतनी सारी जगह टीपू के हाथों से छिन जाती है और अंग्रेजों को मिल जाती हैं। टीपू को 3 करोड़ रुपए भी पे करने पड़ते हैं, क्योंकि उसने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ वॉर किया था, ठीक है। एंड टीपू ऑल्सो हैड टू सरेंडर 2 ऑफ हिज सन्स, अपने दोनों बेटों को भी टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है एज अ श्योरिटी कि वो क्या करेगा, जो भी उसके जो ड्यू है, जो भी उसका जो बचा खुचा जो उसको पैसे वगैरह देने हैं वो देगा, उसके बाद ही उनको उसके 2 बेटे वापस मिलेंगे। तो ये थी कहानी द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। एंड अब हम बात करेंगे द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। 1799 के बीच में ये वॉर होता है। इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो अभी हमने देखा था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है, लेकिन ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की हेल्प से भी क्या होता है, टीपू और अंग्रेजों के बीच में कोई भी शांति कायम नहीं हो पाती। एंड टीपू ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। इस समय जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसकी सबसे खतरनाक पॉलिसी थी सब्सिडियरी अलायंस की, तो टीपू ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एंड टीपू अलाइंड विद द फ्रेंच विच द ब्रिटिश सॉ एज अ थ्रेट, मींस
टीपू हमेशा किसके साथ रहता था? फ्रांसीसियों के साथ रहता था। एंड फ्रांस की सबसे ज्यादा दुश्मनी किसके साथ थी? अंग्रेजों के साथ थी। तो ये कुछ बैकग्राउंड की हमने बातें देखी, और इसी कारण क्या होता है, आगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी स्टार्ट होता है। कोर्स ऑफ वॉर की अगर बात करें तो मैसूर पे चारों दिशाओं से क्या होता है, हमला होता है। मराठास एंड निजाम नॉर्थ से हमला कर देते हैं, और जो टीपू की ट्रूप्स थी, जो टीपू की जो सेना थी, वह आउट नंबर्ड हो जाती है। मींस 4:1 का रेशो आप देख रहे हैं, मतलब टीपू की सेना के एक आदमी को लड़ने के लिए 4 लोग थे, ठीक है। मतलब टीपू की सेना का एक सैनिक, और उसको कितने लोगों से लड़ना है? 4 लोगों से लड़ना है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है, आउट नंबर हो जाती है टीपू की ट्रूप। एंड द ब्रिटिश सिक्योर्ड अ डिसिसिव विक्ट्री, और काफी डिसिसिव विक्ट्री होती है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में 1799 में। एंड टीपू डाइड वाइल डिफेंडिंग द सिटी, अपने शहर को बचाते बचाते टीपू वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, टीपू ने कभी भी सब्सिडियरी अलायंस, जो लॉर्ड वेलेस्ली की एक काफी खतरनाक पॉलिसी थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। टीपू ने मरना पसंद किया, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली की इस पॉलिसी को, सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया। टीपू ने अपनी जान दे दी। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो टीपू की जितनी भी टेरिटरी थी वो निजाम ऑफ हैदराबाद ने और अंग्रेजों ने अपने बीच में बांट ली, और इसमें मराठास को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। एंड द कोर एरिया अराउंड श्रीरंगपट्टनम एंड मैसूर वाज रीस्टोर्ड टू द वडियार डायनेस्टी। जो कोर एरिया था, जो मेन एरिया था मैसूर का, श्रीरंगपट्टनम के आसपास का जो कोर एरिया था, वो वडियार डायनेस्टी के लोगों को वापस कर दिया जाता है। एंड हु हैड बीन रूलिंग मैसूर बिफोर हैदर अली बिकेम द डी फैक्टो रूलर। और ये वडियार डायनेस्टी वही डायनेस्टी थी जो हैदर अली के मैसूर पे राज करने से पहले ये मैसूर पे रूल किया करते थे। कौन? वडियार डायनेस्टी के लोग। एंड द मैसूर एंटर्ड इनटू अ सब्सिडियरी अलायंसेस, और जब वडियार डायनेस्टी पे बाद में पूरी जिम्मेदारी आती है मैसूर की, टीपू की डेथ के बाद, तो वडियार डायनेस्टी क्या करती है, सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेती है विद द ब्रिटिश। एंड अ ब्रिटिश रेसिडेंट वाज प्लेस्ड एट द मैसूर कोर्ट, और मैसूर के कोर्ट में ब्रिटिश का एक आदमी हमेशा प्रेजेंट होता है। आगे जो मैसूर का जो किंगडम था, वो एक प्रिंसली स्टेट की तरह ही रिमेन पूरा बना रहता है आगे तक। एंड फाइनली जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को, तो जो इंडिपेंडेंट किंगडम था मैसूर का, वो फाइनली इंडियन यूनियन में अपने आप को मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमने अभी पूरी कहानी देखी, द एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।